हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या क्लास है आज की? वॉल्यूम 2, जिसमें पूरा वॉल्यूम 2 में क्या क्या समाया हुआ है याद है हमें? वॉल्यूम 2 में क्या क्या हुआ है, क्या क्या समाया हुआ है इसमें? सबसे पहला ऑप्टिक्स है ना। क्या चीज? ऑप्टिक्स। इसमें दो ऑप्टिक्स आती है, एक रे और दूसरा वेव। रे को ही रे ऑप्टिक्स को आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद आपके पास दूसरा आता है ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आप लोग पढ़ोगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। क्या पढ़ोगे? एटम्स एंड परमाणु पढ़ोगे और नाभिक के बारे में पढ़ोगे। पहला टॉपिक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज सेमी कंडक्टर। ठीक है, दो चीजें, तीन चीजें हैं, तीनों चीजें मिला करके 35 मार्क्स। ये तीनों चीजें मिला करके 35 मार्क्स है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा चैप्टर अगर कोई है तो वो ये ऊपर वाला है, रे ऑप्टिक्स। ये थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट एटम और न्यूक्लियर मिला दीजिए तो वो रे ऑप्टिक्स की बराबरी करता है। मार्क्स में भी लेक्चर्स में भी इक्वल अमाउंट ऑफ लेक्चर्स होते हैं इन दोनों का और रे ऑप्टिक्स का। और फिर सेमीकंडक्टर, ज्यादा नहीं, केवल 12 से 13 लेक्चर का ये टॉपिक है और उसके बाद आपका सब कंप्लीट होता है। ठीक है, 12 से 13 दिन की क्लास ये होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या चीज है अपना? ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। और उसको शुरू करने से पहले हमें जो बेसिक चर्चा हमें पता होनी चाहिए, वो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए, उसका नाम लिखिए बेसिक चर्चा, सामान्य जानकारियां। ठीक है, बेसिक चर्चा, सामान्य जानकारियां। सबसे पहला इस लेसन में जो जो हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें बहुत सारी चीजों के साथ डील करना है एक ही टाइम पर। एक ही टाइम पर तुझे वेव भी पढ़ना होगा, उसी टाइम पर तुम्हें पार्टिकल भी हो सकता है पढ़ना पड़ जाए। इसलिए सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है जो आपको पढ़ना है वो है वेव। व्हाट इज वेव? तरंग किसे कहते हैं? तरंग किसे कहते हैं? व्हाट इज वेव? सब लोग जानते होंगे वेव किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज वेव? एक बार नहीं, दो बार पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है। बताओ व्हाट इज वेव? डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। अगर कोई पत्थर ले लो और शांत जल है, एकदम ठहरा हुआ पानी, उसमें पत्थर फेंको तो आपने डिस्टर्बेंस केवल कहां दिया? सेंटर में। लेकिन वो डिस्टर्बेंस आपको पूरे रास्ते भर नजर, एनर्जी कहां दिया था? बीच में। बट वो एनर्जी क्या पूरे रास्ते में फैलने लगी? एनर्जी को यहां से वहां तक लाया कौन? वेव। तो वेव दो काम करती है, एक क्रिएटेड डिस्टर्बेंस है, दूसरी डिफिनेशन क्या है? जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। तो वेव क्या है बेटा? सबसे पहली बात, वेव क्या है? किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन एनी मीडियम, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहोगे? तरंग कहोगे। ये काम क्या करती है? एनर्जी कैरियर है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लाता है। फॉर एग्जांपल सन की एनर्जी, सन तो वहां है बहुत दूर, हमसे 150 करोड़ किलोमीटर दूर पर है, वो एनर्जी यहां तक आ कैसे रही है? पाइपलाइन बिछी हुई है क्या? कैसे आ रही है एनर्जी? ला कौन रहा है? वेव ला रही है। कौन ला रहा है उसको? वेव। तो दूसरा कह सकते हो कि सर जो एनर्जी को, एनर्जी कैरियर का काम करे, उसे क्या नाम दिया जाता है? ऊर्जा वाहक का काम करता है। याद करो, तुमको लाइट में पढ़ाया गया था एनर्जी। क्या एनर्जी पढ़े थे लाइट में? लाइट में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी एनर्जी पढ़ा था? एक या दो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी एनर्जी आती थी? दो, एक मैग्नेटिक फील्ड वाली और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और दूसरा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। याद है तुम्हें? तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी कैरियर। ये हो गया वेव के बारे में जो हमें याद होना चाहिए हमेशा और हमेशा। अगर वेव चल रही है मतलब साथ में क्या लेकर के चल रही है? एनर्जी। ये हमेशा याद रखना। दूसरा, इससे तेरे को इंटेंसिटी क्लियर हो जाएगा आगे चल करके। दूसरा, किसी भी मीडियम में क्रिएटेड क्या चीज है? डिस्टर्बेंस है। ये तुम्हारे सेकंड लेसन में काम आती है डेफिनेशन, ये तुम्हारे, और ये तुम्हारे हर लेसन में काम आती है। देखो बेस चल रहा है। दूसरा, अच्छा वेव है तो वेव दिखती कैसे है? सब लोग जब बना चुके हैं कई बार वेव, मैं बता भी चुका हूं सारे बच्चों को, होता नहीं होता है वेव। तो ये हो गया वेव। वेव में डिस्टर्बेंस है। इसमें सबसे पहली बात जो हमें जरूरी जानना होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड? व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या होता है भाई? वेव है तो इसमें एक टाइम पीरियड, एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिसे आवर्तकाल कहते हो। क्या कहते हो? आवर्तकाल, टाइम पीरियड। ध्यान से देखो, ये यहां से यहां तक गए, आधा चक्कर है पूरा चक्कर है?
फुल साइकिल हाफ साइकिल, और ये पूरा है तो ये हाफ, ये पूरा हाफ, लेकिन यहां से यहां तक देखोगे तो फुल साइकिल। पूरी साइकिल करने में जो टाइम लगता है, जो पूरी साइकिल करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हो? टाइम पीरियड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल। नाम ही है आवर्त काल का मतलब हुआ वो समय जिसके बाद वो दोबारा उसी रास्ते पर आने लग जाए। आवर्त का मतलब आने लग जाए, दोबारा कब आएगा वो टर्म्स, वो समय। तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक चक्कर में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहता है। यूनिट क्या आएगी बेटा इसकी? यूनिट अगर मैं इसकी पूछ लूं तो आप लोग बता देंगे यूनिट क्या आएगा? अरे टाइम है ना, क्या चीज है? समय, समय का मात्रक सेकंड, तो यूनिट हो गई सेकंड। सिंबल क्या हो सकता है? टाइम पीरियड, तो सिंबल क्या लिखोगे? इसका प्रतीक क्या आएगा? कैपिटल टी, ये हो गया इसका सिंबल। ये सब हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल एकदम सामान्य सामान्य बातें। अच्छा, टाइम पीरियड हो गया, तो तीसरी बात इसमें बताई जाती है फ्रीक्वेंसी। क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है उसको समझते हैं। आवृत्ति मतलब बार दोहराना। आवृत्ति मतलब हम नोटिस करने लग गए कि ये वेव कि कुछ टाइम का फिक्स मेजरमेंट रखा गया कि मैं इतना टाइम सेट करता हूं, इस इतने टाइम में कितनी बार ये साइकिल कंप्लीट कर रही है, कितनी बार चक्कर मार रही है। ये क्या चीज है? एक चक्कर लगाने में समय ही तो है। एक चक्कर लगाने में क्या चीज है? समय। जैसे फैन रोटेट कर रहा है, अब इसका एक रोटेशन में कितना टाइम लगा वो क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड। अगर मैं कह लूं इस इतने टाइम में कितना चक्कर लगाया, उसका नाम हो जाता है फ्रीक्वेंसी। और ये वो टाइम कितना रखना ज्यादा सही होता है, 1 मिनट या 1 सेकंड? 1 सेकंड। इसका मतलब हो जाएगा 1 सेकंड में कितने साइकिल, कितने चक्कर लगे, है कि नहीं? नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति क्या चीज है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी भी हमें याद रखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है भाई? फ्रीक्वेंसी, अच्छा फार्मूला वगैरह लिख रहे हैं, उसके बाद ये कैरेक्टर में आते हैं ना, अभी बाद में बात करते हैं। इसका यूनिट क्या आएगा? नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल, वो भी प्रति सेकंड, हर 1 सेकंड में कितना। तो अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो आप लोग क्या लिखोगे? टाइम या टाइम इनवर्स? सेकंड या सेकंड इनवर्स? जिसको एक और नाम से लिखते हो, हर्ट्ज के नाम से लिखा जाता है। याद है नहीं याद है? अगर मैं इसके सिंबल की बात करूं कि सर इसको किस लेटर से लिखेंगे, तो नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या फ्रीक्वेंसी को एस से लिखा जाएगा? क्या मेरा मूड घूमेगा तो मैं एन से लिख सकता हूं? क्या मेरा दिमाग घूमेगा तो मैं न्यू से लिख सकता हूं? या तीनों में लिख सकता हूं? ये तीनों मुझे समझ में आना चाहिए, एफ, एन और न्यू। ये क्या है? सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे दोनों के डिफिनेशन में कितना अंतर है? टाइम टेकन टू कंप्लीट, एक चक्कर में कितना समय लिया, और दूसरा 1 सेकंड में कितना। ये एक दूसरे का उल्टा नहीं दिख रहा है? तो इसलिए लिखा जाता है टाइम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी अगर मुझे लिखना हो कि आवृत्ति किसके बराबर होती है, तो 1 बटा आवर्तकाल F इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। और यहां से देखो 1 अपॉन टी, टी का यूनिट सेकंड, तो तुम्हारे पास अपने आप आ गया सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज, ये तुम्हारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी को लेकर के। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, जरूरी है, सबसे बढ़िया चीज फ्रीक्वेंसी। ये डिपेंड किस पे करती है भाई? फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड्स ऑन कैसे चक्कर लगवाएंगे। ध्यान से देखो, 2 रस्सी वहां से बांधे, एक रस्सी उधर से और दूसरी रस्सी दोनों को, और हाथ से पकड़ ले। अब ध्यान से देखो, एक को ऐसे ऐसे घुमाया जाए तो चक्कर लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे। दोनों को घुमाया जाए, एक साथ घुमाया जाए, है कि नहीं है? तो एक ही टाइम पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? अभी तो फ्रीक्वेंसी आपको सेम नजर आएगी, बट उसके बाद मैंने क्या कम ज्यादा करने लगा। फ्रीक्वेंसी सेम है या बदल गई? इंसान तो सेम है, इंसान तो क्या चीज बदल गया? अरे अरे इंसान तो सेम है। बना कौन रहा है फ्रीक्वेंसी? मैं ही तो बना रहा हूं। मैं बना रहा हूं या मेरे हाथ बना रहे? मैं कहां बना रहा था? सोर्स बना रहा है। कौन बना रहा है? और अगर सोर्स एक ही होगा, सोचो, एक यहां एक डंडा रखा जाए, एक रस्सी यहां बांधो, एक रस्सी यहां बांधो, और इसमें सोर्स को यहां से पकड़ लूं और फिर मैं चलाऊं, तो क्या जैसा इसमें चेंज आएगा वैसा इसमें चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, अलग अलग होगी? तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई।
तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? इंसान पर कि सोर्स पर? डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स, स्रोत पर निर्भर करती है। आवृत्ति किस पे निर्भर करती है? सोर्स पर निर्भर करती है, स्रोत पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ला रहा हूं, तुम्हें ये पता चल गया जाएगा। रिफ्लेक्शन की बात साइड करो, रिफ्रैक्शन की बात करो, अपवर्तन की। रिफ्लेक्शन होता है तो सनलाइट जो है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से चल करके किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी में जाती है, जाती है नहीं जाती है? तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि सोर्स तो कौन है? सन। सोर्स तो अरे वहीं से तो चलते हुए आ रही है। ऐसा थोड़ी है वहां के जाने के बाद सोर्स के बजाय चंद्रमा का प्रकाश आ गया होगा। जैसे सरफेस से टकराई, अब चंद्रमा का प्रकाश चलेगा, ऐसा होता है? अरे लाइट किसकी आ रही है? सन की। तो क्या चीज सेम रहता है? अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना, तुम्हारे काम आएगा, जीवन बनाएगा तेरा। अगला टॉपिक क्या है? देख, तुमने आवर्तकाल पढ़ा, तुमने आवृत्ति पढ़ा। अब उसके बाद एक और बात आती है कि यहां से अपने एक टाइम पीरियड में यहां तक कितनी तेजी से जा रही है, वो तब बता पाओगे जब तेजी कब बताते हो, तीव्रता मतलब चाल कब बताते हो? जब दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मुझे कि टाइम आता है यहां से यहां तक का? यहां से यहां तक का टाइम क्या कहलाता है? टी, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। बट डिस्टेंस हमें पता, तो पहले क्या पता करा जाए? तो फिर इसकी रफ्तार बता सकते हो, रफ्तार ऑफ वेव। रफ्तार बताने के लिए मुझे क्या पता करना चाहिए? डिस्टेंस, कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस का नाम होता है वेवलेंथ, कि हमारी तरंग कितनी लंबी है। वेव मतलब तरंग, लेंथ मतलब लंबाई। हमारी तरंग एक चक्कर लगाने में कितनी लंबी हो जा रही है, कितनी आगे जा रही है। समझो ध्यान से। यहां से यहां तक का टाइम क्या है? टी, अपना टाइम पीरियड है ना। वेवलेंथ ऐसे बताया जाता है कि अपने एक टाइम पीरियड में, अपने एक आवर्तकाल में एनर्जी आपने यहां मारी, आपने यहां फेंका पत्थर, वो एनर्जी यहां से चलते हुए एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ जाती है कि नहीं है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन इट्स टाइम पीरियड। अपने एक आवर्तकाल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है एनर्जी, उसका नाम है वेवलेंथ। तय की गई दूरी का नाम है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या चीज है? वेवलेंथ क्या चीज है बेटा? अरे तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? अपने एक आवर्तकाल में, अपने एक टाइम पीरियड में एनर्जी कितना आगे खिसक जाती है, पहुंच जाती है, उसे क्या कहते हैं? वेवलेंथ। बाकी तुमको वो डेफिनेशन याद होगा कि दो क्रिस्ट, दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हो। यहां से यहां तक की क्या बोलते हैं, दो कॉन्सिक्यूटिव क्रिस्ट एंड ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को लेम्डा कहते हो। ये सब तुमने पढ़ा होगा, दो स्ट्रिंग, दो गर्त के बीच की दूरी, ये सब पढ़ा होगा तूने। वो सब डेफिनेशन साइड कर, और अच्छी डेफिनेशन क्या है, सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है? अपने एक आवर्तकाल में, अपने एक टाइम पीरियड में एनर्जी कितना आगे बढ़ जाती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस ट्रेवल डिस्टेंस का नाम क्या है? वेवलेंथ। तो अगर मुझे वेवलेंथ लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे लिखा जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपना एक आवर्तकाल में एनर्जी कितना, ऊर्जा कितना आगे खिसक जाती है, बढ़ जाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी, हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। 1T का मतलब तू ये मत समझना है ना कि पता नहीं क्या है, एक टाइम, एक घड़ी है ना, ऐसा कुछ। वन टाइम पीरियड, अपने एक आवर्तकाल में एनर्जी कितना आगे बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी में नाम है इसका तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य। वेरी गुड। तो हिंदी में इसका नाम होता है तरंग दैर्घ्य। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। ऐसे समझ कि एक टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ जाएगी, उसे क्या कहोगे? वेवलेंथ। अरे उसे तो कहोगे इतनी लंबी है। तुम अगर वेव के ऊपर स्टडी करने बैठोगे तो आधे टाइम के लिए करोगे या पूरे टाइम के लिए? कोशिश तो होती है ना पूरे टाइम के लिए। तो जब पूरे टाइम के लिए स्टडी करोगे तो देखोगे हाँ इतना आगे गई, ऐसे तुमने झटका दिया यहाँ पर, और वो जितना आगे गई तुमने मेजर किया और बता दिया कि इतनी लंबी है। तो उसको बताने के लिए क्या चीज जरूरी है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनर्जी इन पर यूनिट टाइम। सिंबल बोल इसका, सिंबल लेम्डा, लेम्डा उल्टा वाई जैसा कुछ है कि नहीं है? अच्छा, इसकी यूनिट भी बता दो सब लोग जो जानते होंगे। यूनिट बता दो सब लोग।
एंगस्ट्रॉम होता है, वेरी गुड। और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर, वेरी गुड, ये याद है मुझे। चलो वेवलेंथ हो गया। अच्छा अब मुझे क्या पता चल गया, याद कर, मुझे डिस्टेंस पता लग गई और टाइम तो मुझे पहले से ही पता था, तो मुझे डिस्टेंस पता लगा, मुझे स्पीड। क्या एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार भी कोई होगी या नहीं होगी? है कि नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी रुक रुक के जा रही है या अनंत समय के बाद वहां पहुंची, तो कुछ ना कुछ रफ्तार से तो चली रही है। अरे 8 मिनट 52 सेकंड लगता है वहां से यहां तक आने में, सनलाइट बड़ी रफ्तार से एनर्जी आ रही है यहां पर। तो एनर्जी के दौड़ने की रफ्तार भी होती है। कैसे डिफाइन करा जाएगा? रफ्तार चाल बराबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगला टॉपिक है, ये चौथा था शायद, हाँ, पांचवा टॉपिक का नाम क्या है? वेव स्पीड। वेव स्पीड, तरंग चाल। तरंग चाल पांचवा टॉपिक है आपका, वेव स्पीड, तरंग चाल किसे कहते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं हम। क्या होगा बेटा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिखूंगा, मेरे लिए डिस्टेंस कौन है? मेरे लिए डिस्टेंस कौन है? वेवलेंथ। तो वेव स्पीड बराबर लिखा जाएगा वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, यानी तरंगदैर्घ्य बटा आवर्तकाल। तरंगदैर्घ्य बटा आवर्तकाल, तो हो जाएगा ये, मतलब वेव स्पीड, किस स्पीड को किस लेटर से? एस। किस लेटर से? एस से, बट मैं लिखूंगा वी से, वेलोसिटी। वेलोसिटी तरंग का वेग। वेवलेंथ को किस लेटर से? लेमडा। डेट टाइम पीरियड टी। तो फार्मूला बना v इक्वल टू लेमडा अपॉन, इससे अच्छा बनाया जाए, v इक्वल टू लेमडा इंटू 1 अपॉन टी, भी नजर आ रहा होगा। लेमडा इंटू 1 अपॉन टी तो जानता है फ्रीक्वेंसी होता है, तो मेरे पास फार्मूला बना v बराबर एफ लेमडा। ये मुझे फार्मूला याद होना चाहिए, v इक्वल टू एफ लेमडा, और यूनिट वही आएगी मीटर पर सेकंड। ओ तो तुम्हारी यूनिट तुम्हें याद ही होगी, तो मेरे लिए फार्मूला भी बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा, है कि नहीं है? मीटर पर सेकंड, यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। वेव स्पीड, अरे मीटर पर सेकंड आएगा। चलो मिटा दें इसको, क्यों मिटाना जाए? अब तुमने वेव के बारे में लगभग बहुत सारी बातें पढ़ लिया है, बस एक चीज बचा रह गया है जो तूने पढ़ रखा है अल्टरनेटिंग करंट में। अब सोचो क्या होगा वो, एक सबसे बढ़िया टॉपिक जो कभी आगे कभी पीछे, क्या था वो? कला, फेज। फेज क्या चीज? फेज। इसमें एक सबसे बड़ी जरूरी चीज है फेज। क्या चीज? फेज, है ना। फेज किसे कहते हैं? कोण ही बताता कैसे है? फेज बताते कैसे हैं? कोई भी पार्टिकल कहां पर है उसका एक्स एक्सिस के साथ स्लोप लो, एक्स एक्सिस के साथ स्लोप लो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और ये जो एंगल आएगा इस एंगल का नाम क्या होता है? फेज। तो इसमें अगला टॉपिक क्या हो सकता था मेरे पास, छठवां सातवां जो भी होगा, फेज। तो क्या लिखोगे फेज के लिए? फेज इज नथिंग बट एंगल। एंगल कैसे बताया जाएगा? एंगल विथ एक्स एक्सिस। तू यही कर, तेरे लिए काफी है। किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे, ध्यान से याद करना, किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे फेज पता करना है तो मैं उसकी पोजीशन के, उसकी वहां पर जाएं, वहां से सीधे एक स्लोप लें और किस पे मिला दें? एक्स एक्सिस पे। जो मिनिमम एंगल होगा वो मेरा क्या होगा? जो छोटा सा एंगल होगा वो क्या होगा? हमारा स्लोप। क्या बोलते हैं उसको? फेज। फेज कला किसे कहते हैं? सब लोगों ने बताया था ना, कोण ही कला है, एंगल इज द फेज। जो एंगल है वही है, एंगल विथ एक्स एक्सिस इज द फेज। ये हो गया, मिटा दें इसको, है ना। चलो सारी बातें आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आपका आता है टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने प्रकार की होती है ना? क्या चीज? टाइप्स ऑफ वेव। वेव कितने प्रकार की होती है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो वेव को दो हिसाब से बांटा जाता है। पहले तू डायरेक्ट वाला पढ़। अच्छा ध्यान से देखो, वेव में सबसे पहला वाला एक हिसाब किताब ऐसा है कि अगर मैं ये क्लास, ये सेटअप ले जाके किसी तरीके से एलन मस्क से बात करके मून पे लगवा दूं और एकदम ओपन पढ़ाना हो, तो मैं जो पढ़ाऊंगा तुम पढ़ पाओगे क्या? देख पाओगे? अरे वहां लाइट आती है, मून पे तो लाइट आती है, सन की लाइट से तो चमकता है, तो देख तो पाओगे, सुन पाओगे?
सुन क्यों नहीं पाओगे यार? कान तो है तुम्हारे पास, बहरे हो क्या? कान तो है ना मेरे पास, क्यों नहीं सुन पाओगे? मीडियम यानी वेव दो तरीके की होती है, एक मीडियम के साथ चलने वाली और जो दूसरी बिना मीडियम के चलने वाली। हाँ, वेव कितने तरीके की हुई? एक जिसको चलने के लिए साउंड वेव, कैसी वेव है? साउंड मीडियम की जरूरत वाली, मैकेनिकल है ये, मशीन चाहिए इसको। दूसरी नॉन मैकेनिकल, जिसको मशीन की जरूरत। नॉन मैकेनिकल मतलब लाइट, लाइट का मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी वेव कितनी हुई? दो तरीके की। सबसे पहला है मैकेनिकल, मैकेनिकल में यांत्रिक तरंगे। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होते हैं जिनके चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव दोज वेव्स व्हिच रिक्वायर्स मीडियम, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अरे मैकेनिकल का मतलब ही मशीन होता है, मैकेनिकल का मतलब, तभी तो कहते हैं ना भाई इसका मैकेनिक कोई और ही होगा, है ना? कार का मैकेनिक अलग, बाइक का मैकेनिक अलग। मैकेनिक का मतलब मशीन, जिसको चलने के लिए बताओ मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? मीडियम चाहिए, इसलिए मैकेनिकल वेव। कैसी वेव? एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया क्या है? तो इसीलिए चंद्रमा पे पढ़ाऊं, तुम चाहे चंद्रमा चाहे जितना डांटो तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला सुनाई नहीं देगा। लेकिन क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देने का रीजन कौन है? कौन सी वेव है? मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल? अयांत्रिक तरंगे। इसे और कौन सा कहते हो? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो दूसरा मेरे पास है नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल में अगर तुम सारे ईएमडब्ल्यू में सब आ गया, बट स्पेशल तो किसको लिख दे? लाइट को। दो तरीके की वेव हो गई, कौन कौन सी? साउंड वेव और लाइट वेव। जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है वो कौन सी है? जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, नॉन मैकेनिकल। अरे नो मीडियम मतलब नो मीडियम का मतलब इसको मैं यहां लिख दूं, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है। रहेगा तभी भी चलेगी, नहीं रहेगा तभी भी चलेगी। ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने इसका याद रखा है अपने दिमाग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, याद रहेगा हमें। चलो अच्छा, वेव ये तो हो गया ऐसा। अब मैं आपको याद कराता हूं, वेव के एक और टाइप्स होते हैं। वेव का केवल ये यांत्रिक और अयांत्रिक ही नहीं है, और भी दो है। आप लोग यही लग रहा होगा बस यही दुनिया है, नहीं। वेव को और दो तरीके से बांटा जाता है, और वो बांटा जाता है कि मान लो अगर मीडियम हो और वो चले, मान लो अगर मीडियम, उसे मीडियम दे दिया गया और उसको चलने को कहा भी गया कि तुम्हें चलना ही है मीडियम में, तो दो तरीके से वेव चलती है। ठीक है, दो तरीके से। तो दूसरे मैं लिख रहा हूं, है ना, इसे मिटा दे रहा हूं, है ना। दूसरा तरीका भी देखना पड़ेगा। एक होता है, ध्यान से देखो, मान लो ये मीडियम है और ऐसे जा रही है वेव, ये चल रही है वेव, ये वेव ऐसे जा रही है। तो इस मीडियम के जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल, वेव है मतलब अपने साथ क्या ले जा रही है? एनर्जी। एनर्जी पार्टिकल थोड़ी ले जाएगी, क्या ले जाएगी? एनर्जी। अब एनर्जी यहां से यहां तक जा रही है, अब एनर्जी ये भी पाएगा। देयर इज नो डाउट, क्या सारे पार्टिकल एनर्जी पाएंगे? सब पाएंगे। तो एनर्जी पाने के बाद कोई शांत थोड़ी बैठेगा, कूदेगा। तो इससे कूदने का दो तरीका है। अगर ये ऐसे कूदा, कौन सी डायरेक्शन है ये? परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तरंग संचरण की दिशा के कैसे कंपन कर रहा है? लंबवत। इसमें जो भी कण है वो कण कैसे कंपन कर रहे हैं? तरंग संचरण की लंबवत दिशा में। और अगर लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब जो वेव चल रही है ना इसमें अंदर ऐसे जो चल रही है, उस वेव का नाम क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव, जिसे कहते हो अनुप्रस्थ तरंगे। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। जो तनी हुई रस्सी है कि नहीं है? एक स्ट्रेट वायर है जो कि बहुत अच्छे से कसी हुई है। अगर उसमें मैं वेव्स उत्पन्न करूं, ऐसे चलाऊं, तो उसमें अगर पार्टिकल, देखोगे पार्टिकल कहीं नहीं आता जाता, वो वहीं रहेगा। अगर उसमें कहीं मान लो एक रस्सी बांधे यहां पर, और कहीं एक मार्क कर ले, व्हाइट सा ब्लैक रस्सी हो, व्हाइट मार्क कर दिया, अब मैं ऐसे करूंगा तो एनर्जी आगे जाएगी, पार्टिकल आगे जाएगा, पार्टिकल तो वहीं रहेगा। लेकिन पार्टिकल को नोटिस करोगे तो ऊपर जाते हुए दिखेगा और नीचे जाते हुए दिखेगा। यानी अगर वेव ऐसे जा रही है और जो भी वेव ऐसे जा रही है, जो भी मीडियम के पार्टिकल हैं ऐसे परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहे हैं, इस ऑसिलेशन का नाम, इस तरीके की वेव का नाम क्या होगा?
अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये तुम लोगों को पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से। अनुप्रस्थ का मतलब ये होता है, अनुप्रस्थ का मतलब जो आप लोग शादी विवाह में वो सलाद कटा हुआ देखते हो, एकदम कैसा काटते हैं, क्रॉस सेक्शनल काटते हैं ना, मोटाई के अनुदिश काटते हैं, नहीं काटते हैं, ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा तिरछा काटते हैं, बट तिरछा को तो इग्नोर कर, घरों में सलाद के लिए ऐसे ही काटा जाता है ना। एक और तरीके से काटा जाता है जल्दी जल्दी खाने के लिए, अलोंग द लेंथ, लंबाई के अनुदिश, 4 हिस्से वाला जो दुकानों पे देता है, डायरेक्ट देता है तो खीरा, सो उसी को चीज को कहा जा रहा है। दूसरा हो जाएगा अलोंग द लेंथ, ये अलोंग टेंजेंट है, अलोंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दूसरी कौन सी वेव होगी, अरे ट्रांसवर्स हो गया ना, ये हो गया ट्रांसवर्स। दूसरी कौन सी होगी, दूसरे नाम हो गए लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी, कैसी तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें कैसा ऑसिलेशन होगा, इसमें मान लो वेव ऐसे जा रही है तो इसमें सीधे नहीं, परपेंडिकुलर नहीं होगा, पैरेलल होगा, टू एंड फ्रो। तो ये होगा along the direction of propagation of wave। इसमें क्या लिखोगे, particles oscillate perpendicularly to the direction of propagation of इसमें क्या लिखा गया, इसमें माध्यम के जितने भी कण हैं, माध्यम के सारे कण कैसे कंपन करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें कैसा कंपन करते हैं, लंबवत या समांतर, पैरेलल यानी टू एंड फ्रो। और यहां केवल जहां है परपेंडिकुलरली, यहां लिखोगे पैरेलली, बस सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, बाकी सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है कि नहीं है। इसमें क्या लिखूंगा मैं, माध्यम के सारे कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन कर, तुम्हारे सामने दिख रहा है। और इसमें कैसे कंपन कर रहे हैं, तरंग के चलने की दिशा के समांतर, टू एंड फ्रो ऑसिलेशंस कर रहे हैं। और यहां से समझ में आया कि तरंग दो तरीके की और होती है, ना केवल मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल, बल्कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, दो तरीके की होती है और एक्स्ट्रा। इसके एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया, जैसे कि अभी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बताया भी था, याद कर। सबसे बढ़िया, अगर तनी हुई रस्सी है कि नहीं है, एक स्ट्रेट वायर हो बढ़िया सा, टेंसाइल वायर हो, उसको ऐसे, उसमें अगर जो भी वेव क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, ट्रांसवर्स। और अगर मान लो मैं स्प्रिंग लूं और ऐसे खींच के छोड़ दूं, स्प्रिंग लिया जाए, वहां बंधा हो और ऐसे खींच के छोड़ दो, तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे चलेगी या क्या आगे पीछे चलेगी। स्प्रिंग का वाइब्रेशन कहां होता है, टू एंड फ्रो, उसी एक्सिस पर आगे, और वो कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये वाली जिसमें गिटार में जो तार होती हैं वो कौन सी वेव बनाएगी, ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ बनाएगी। कैसी बनाएगी, अनुप्रस्थ। स्प्रिंग वाला जो भी है तुम्हारे पास, स्प्रिंग वाला, अरे स्प्रिंग कैसा बनाएगी यार, यही बनाएगी यार, अनुदैर्ध्य ही तो बनाएगी। एग्जांपल में क्या याद रखोगे, एग्जांपल में जो मैं बोल रहा हूं ना, जो मैं बोल रहा हूं, कौन सी वेव निकल रही है, साउंड। कौन सी वेव है, साउंड। इसमें पार्टिकल आगे पीछे जाते हैं और वो हो जाएगा, इसके एग्जांपल में लिखेगा साउंड वेव। जहां एग्जांपल वहां लिखा था, अरे यार साउंड वेव। यहां क्या लिखोगे, यहां लाइट ही लिख लो, लाइट सबसे अच्छा है। लाइट कैसी वेव है, ट्रांसवर्स है, हमेशा अनुप्रस्थ है, ये याद रखना। हिंदी वालों के लिए अच्छे से इसलिए याद हो जाता है, अनुप्रस्थ कैसे लिखते हैं, अनुप्रस्थ, ये यार अनुप्रस्थ, प्रा से मतलब प्रकाश, प्रा से मतलब प्रकाश, ठीक है, मीडियम तो आएगा ही। लाइट को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ये बात है। ये थोड़ी है कि नॉन मैकेनिकल है तो मीडियम आ गया, चलेगी ही नहीं, कहां से आ गया। कंप्लीट हुआ, वेव क्लियर हुआ, समझ में आया सब कुछ। तो वेव कितने तरीके की हो गई, 4, लेकिन 2 अलग अलग बेसिस पर, एक मीडियम की जरूरत के बेस पर और दूसरा मीडियम में चलने के बेस पर। अब मीडियम की जरूरत के बेस पर क्या क्या नाम है उनके, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अरे यांत्रिक और अयांत्रिक। अयांत्रिक में विद्युत चुंबकीय तरंगे, लाइट वेव्स है, और यांत्रिक में साउंड वेव। सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि नहीं है।
और दूसरी, मीडियम में जब चलेंगे तो पार्टिकल कैसे डांस करते हैं अंदर, है कि नहीं है? पार्टिकल कैसे कूदेंगे, कूदने का तरीका कितना है? दो। पहला क्या तरीका है? परपेंडिकुलर कूदना। दूसरा समांतर कूदना। सोच, अगर परपेंडिकुलर कूद रही है, कूद कूद के कंट्रोल, क्योंकि कॉपीराइट कौन सा आएगा, इस पर कौन सा कॉपीराइट आएगा? बट ये होगा ना कि किसी टीचर के बारे में उन्होंने बोला, बट वो कौन सी वेव है? तो समझ गया कौन सी वेव है बेटा, याद है तुझे? कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर ऑसिलेट होता है। कैसा ऑसिलेशन? परपेंडिकुलर ऑसिलेशन, क्योंकि मान ले वेव ऐसे जा रही है, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास आता है स्पेक्ट्रम। अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पढ़ा था। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात याद कराऊं तो सबको याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसके बेसिस पर बनाया था मैंने? फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में या लैम्डा के बढ़ते हुए क्रम में? किसके बढ़ते हुए क्रम में? क्या फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया था? सोच, अगर फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में बनाऊं तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी? रेडियो। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी मिलेगी? तुरंत आंसर घूम गया, इसीलिए ब्रेन को एक्टिव करके बैठिए, तुरंत करें। मैंने कहा सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी मिलेगी? गामा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी मिलेगी? सबसे कम वेवलेंथ किसकी मिलेगी? हाँ, अब सही आंसर आया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है? आर। सबको शॉर्टकट याद है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, पूरी दुनिया खत्म हो जाती है इसी के लिए। उसके बाद यूवी, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। उसके बाद इधर एक्सरे, इधर वाई मतलब गामा रेज। आर फॉर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेडियो की, सबसे ज्यादा गामा की। ये कौन सा ऑर्डर लिखा गया है? कौन सा ऑर्डर है? लेम्डा के फ्रीक्वेंसी के पेंट्रेशन पावर, भेदन क्षमता, पेंट्रेशन पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी? साउथ का हीरो गामा। तो सबसे ज्यादा वही है ना? हाँ, पेंट्रेशन पावर भी। बीच वाला छूट गया बेटा, बताओ कौन है? विजिबल रीजन। क्या ये दृश्य क्षेत्र है? लिखा भी आर जाता है, बट क्या आर से भी लिखूंगा? क्यों आर से भी? क्योंकि लेम्डा घट रहा है। लेम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है? भी का कि आर का? वायलेट या रेड? लेम्डा सबसे ज्यादा रेड। अरे भी का लेम्डा ज्यादा होता है। ये लिखा भी आर जाता है, बट ओपन करने पर क्या लिखा जाता है? आर भी। तुम लोगों को याद नहीं है ये? कैसे? मतलब एक ही दिन में सब भूल जाते हैं। इसको ओपन करोगे तो क्या लिखा जाएगा? VIBGYOR। ये है विबग्योर। समझ में? सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? आर के। कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम किसकी? वायलेट की 3900। 4000 एंगस्ट्रॉम। जो लिखना है लिख सकता है तू। समझ में आया ये चीज? अब इसमें ध्यान से देखो, रेडियो का यूज कहां है? रेडियो का यूज कहां है? अरे रेडियो का यूज, रेडियो, टेलीविजन, हमारे टेलीफोन, माइक्रो ओवन। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? ओवन। इंफ्रारेड लैम्प, रिमोट कंट्रोल्स। नहीं, ये नहीं। जब उसी पर बाद में आना है तो उसके बारे में क्यों बात करूं मैं? यूवी। अच्छा, ये लास्ट वाले का मेडिकल वाले हैं। हाँ, ये डेली लाइफ वाले, और ये और इसके बिना सब अधूरा। इसमें यूवी रेज होता है, यूवी लैंप आते हैं, और एक्सरे। सबसे अच्छा एग्जांपल तुम एक्सरे का जानते हो, है कि नहीं है? और एक्सरे का वो न्यूक्लियस की स्टडी वगैरह करने में भी एक्सरे काम आती है। गामा सबसे ज्यादा पेंट्रेशन पावर ज्यादा है, और गामा रेडिएशन का यूज करा जाता है कीमोथेरेपी में, कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसीलिए मैंने बताया ये लास्ट वाले मेडिकल फील्ड में आते हैं, है कि नहीं है? विजिबल रीजन क्या चीज है? विजिबल रीजन वो है जिसमें सब समाया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक की वेवलेंथ, और यहां से यहां तक की वेवलेंथ। अगर ये वाली एनर्जी आंखों पर पड़ गई किसी तरीके से ना, तो ये आंख काम करने लग जाती है, सेंस करने लग जाती है। ये एनर्जी मैं आंख बंद कर लूं, कानों पर पड़े, कोई फर्क पड़ेगा? ये वाली एनर्जी, ये वाली
आंख बंद कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर ये वाली एनर्जी आंखों पर पड़ जाएगी ना, तब सेंस काम करने लग जाएगा, और इस एनर्जी का नाम होता है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसकी वजह से हमें दुनिया दिखाई देती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, या जो हमें दिखाई दे, उसका नाम क्या है? लाइट। एंड अपना जो हमें पढ़ना है उसका नाम है ऑप्टिक्स, एंड ऑप्टिक्स इज बेसिक स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स क्या चीज है? केवल प्रकाश का अध्ययन है। ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसकी वजह से हम देख सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं लाइट। उसे क्या कहा जाता है? और व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स क्या है? एंड ऑप्टिक्स इज बेसिक स्टडी ऑफ, या स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाशिकी किसे कहते हैं? प्रकाशिकी कुछ नहीं है, प्रकाश के गुणों का अध्ययन। प्रकाश का अध्ययन ही क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। और ये शुरू होता है आपकी बुक का नाम ऑप्टिक्स। कहां से शुरू किया? अब आया ऑप्टिक्स, है कि नहीं है? ये शुरू हुआ ऑप्टिक्स, पूरा वेब समाया हुआ है इसके अंदर। व्हाट इज ऑप्टिक्स? डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं? लाइट की डेफिनेशन क्या लिखूंगा? The part of electromagnetic spectrum which can be seen by which we can see the various types of object is called light, and optics is basic study of light। ठीक है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, देखा जा सकता है, उसे प्रकाश कहते हैं। और प्रकाशिकी कुछ नहीं है बल्कि प्रकाश का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लाइट। अब आपका आता है ऑप्टिक्स। आज के लिए इतना ही। ऑप्टिक्स की शुरुआत हम लोग कल से करते हैं। बेसिक चर्चा यहीं पर कंप्लीट होती है। तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।